नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल MH1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की, जिस पर संकट के बादल से छट गए, लेकिन जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। और सियासी घमासान को लेकर, स्पीकर की भूमिका को लेकर भी बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे। इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सर, हिमाचल प्रदेश सरकार पर जो संकट के बादल मंडरा रहे थे, वो बादल तो छट गए, लेकिन अभी भी घमासान छिड़ा हुआ है। क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? स्थिति सरकार सुरक्षित है, सेफ है, कोई खतरा नहीं है। दल बदल कानून आज की डेट में आपको क्या लगता है कि बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो चुका है? क्योंकि अब तो कभी भी चुनाव होते हैं तो चुनाव के पहले जिस तरीके से भगदड़ देखने को मिलती है, आपको लग रहा है कि दल बदल कानून की आज बेहद सख्त जरूरत भी थी? बिल्कुल, दल बदल कानून की ही नहीं जरूरत थी। कानून तो बहुत पहले बन गया था 1984 में। जी जी। लेकिन इस कानून के जो प्रावधान हैं उनको सख्ती से लागू करने के आज के समय में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और मैंने इस जजमेंट के माध्यम से आया राम गया राम राजनीति का व्यापारीकरण, अनएथिकल राजनीति, इनडिसिप्लिन की राजनीति के ऊपर अंकुश लगाने के लिए इस कानून के तहत फैसला देकर एक संदेश सारे देश में देने का प्रयास किया है। सर, जो सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने स्पीकर की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि स्पीकर तो इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर हैं। वो कह रहे हैं ये तो संवैधानिक गरिमा के खिलाफ है। ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अब बीजेपी वाले क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या आरोप नहीं लगा रहे हैं, उससे मुझे कुछ लेना देना है नहीं है जी। मैं नियमों के अनुरूप, कानून के अनुरूप काम कर रहा हूं और एक संवैधानिक पद पर हूं। आप जानते हैं कि संविधान में जो है तीन पिलरों की, लोकतंत्र के 3 पिलरों की बात हुई है। उसमें एक विधायिका है जी, दूसरी जो है कार्यपालिका है, तीसरी न्यायपालिका है जी। और प्रदेश की जो लेजिस्लेचर्स है वो मैं उसको हेड करता हूं एज ए स्पीकर। और संविधान के अनुरूप जो मुझे दायित्व जिम्मेवारियां दी गई हैं मैं उसका निर्वहन ही कर रहा हूं। मैं इसके अलावा जो है और कुछ नहीं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को तो इसलिए लग रहा है क्योंकि वो माइनॉरिटी में है जी। 25 लोग हैं, आप अपने आप अंदाजा लगा रहे हो। 3 इंडिपेंडेंस हैं जी। वो 3 इंडिपेंडेंस कभी इधर होते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। और कांग्रेस के पास 40 लोग हैं, 40 में से 6 जो हैं डिफायर हैं। तो 6 को भी छोड़ दो तब तो 34 हैं कांग्रेस के पास जी जी। 25 और 34 में कितना अंतर है? वॉइस वोट से ही होना था। और कैसे होना था वो जी मैंने देख लिया अंदर हाउस के अंदर। लेकिन ये कमी कहाँ? ये तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की अंतरकलह जिसकी वजह से आज ये परिस्थिति निर्मित हुई? कांग्रेस के अंदर कोई अंतरकलह मुझे नहीं दिखती है। कांग्रेस के अंदर ये 6 लोग भी जो हैं जिनको अब मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इन 6 लोगों के ऊपर जी जी व्यक्तिगत तौर पर सभी की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। ये सारे लोग राजनीति में अभी आए हैं। अभी 2007 में आए, 1 साल भर रहे, उसके बाद पिछले 5 साल। राणा जी 6 साल के MLA, बड़ी मुश्किल से 5.5 साल के MLA हैं जी जी। सुधीर शर्मा को भी 3 टर्म 4 टर्म हुआ। मैं 1985 से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हूँ। पंडित संत राम के साथ हमने काम किया है। हमें उनके मूल्यों से सीख मिली है। मैं तो हैरान हूँ इन लोगों के ऊपर कि जो दूसरे परिवार के जो है अब अभी दूसरे सदस्य हैं जो विधायक के रूप में जो है काम कर रहे हैं जी। और पंडित जी जो है लगभग 7-8 टर्म्स एज ए मिनिस्टर और विधायक रहे हैं जी। मुझे भी मालूम है कि इनको सत्ता के द्वारा बहुत कुछ मिला है। मंत्री पद मिले हैं, सत्ता का प्रभाव मिला है। कौन सी ऐसी बात है जो इनको काट के खा रही है? अब सारे मंत्री तो नहीं बन सकते ना। हम पिछले 40 वर्षों में कभी मंत्री नहीं बने, लेकिन हमने काम किया एज ए विधायक। आज अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी तो उसका दायित्व कर रहे हैं।
मैंने तो ये कहा है जी, वर्स्ट कम वर्स्ट क्या हो सकता है, चुनाव हो सकते हैं, वी आर रेडी फॉर द इलेक्शंस आल्सो। जी। आपको लग रहा है कि ये हिमाचल प्रदेश की जनता की सेहत के लिहाज से ठीक होगी? आपने कहा कि हम तो चुनाव के लिए भी तैयार हैं। अब तो हिमाचल प्रदेश की जनता ने ये समझ लिया कि जो एक वर्ष पहले उन्होंने निर्णय लेकर हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार बनाई थी और सरकार काम कर रही है। मुझे अध्यक्ष होने के नाते ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं और मेरा संबंध है कांग्रेस के साथ। मैं अभी चैम्बर में बैठा हूं, ना कि मैं विधानसभा की उस कुर्सी पर बैठा हूं। जब मैं उस कुर्सी पर बैठता हूं तो मेरा रोल निष्पक्ष है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की एक अपनी गरिमा होती है और आप जो बात कहते हैं वो जनता बहुत गौर से सुनती है और इसीलिए आज हमने आपको आमंत्रित भी किया है ताकि सही बातें जनता के बीच तक पहुंचे। लेकिन सर, आपको क्या लग रहा है कि आज की राजनीति किस दिशा की तरफ बढ़ रही है? क्या आपको लग रहा है कि राजनीति में नैतिक मूल्यों का ह्रास इतनी तेजी से हो रहा है, ये ठीक है राजनीति के लिए? मैं आपसे बिल्कुल पूरी तरह से मुत्तफिक हूं और मुझे दुख भी है, खेद भी है इस प्रकार के आचरण का जो सामान्य विधायकों के द्वारा हो रहा है। मेरे लिए बहुत दुखदायी है। जिस व्यक्ति ने 9 चुनाव लड़े हों और विकट से विकट परिस्थितियों में चुनाव लड़े हों, विकट से विकट परिस्थितियों में एमएलए बनकर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कमेटियों के माध्यम से योगदान दिया हो, मैं पूछना चाहता हूं इन विधायकों से, इन कमेटियों में क्या प्रेजेंस है इनकी? माननीय सुधीर शर्मा एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन हैं। पिछले 1 वर्ष में एक मीटिंग अटेंड नहीं की उन्होंने, एक रिपोर्ट लेनी हुई है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है वो लेकिन उनकी तरफ से तो सर आरोप यही लगाए गए, जिन 6 विधायकों को आपने अयोग्य करार दिया है, उनकी तरफ से आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि सरकार में उनकी सुनवाई नहीं होती थी, तालमेल ना तो सरकार और संगठन के बीच में है, ना विधायकों की सुनी जाती थी। आपको लग रहा है कि इस तरह की स्थितियां थी? ऐसा है, मुझे नहीं नाम पता नहीं है, मैं किस जो है एंकर, क्या नाम है इनका? यश जी, मुझे ये मालूम नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली है, मैंने तो वीरभद्र सिंह जी के साथ काम किया है, वे केंद्र के मंत्री पंडित सुखराम जी रहे, उनके साथ काम किया है, ठाकुर रामलाल जी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनके साथ काम किया है। बड़े से बड़े वरिष्ठ जो मंत्री हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1985 के बाद रहे, उनके साथ काम किया है। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं बेचारे, अब वो सीधे मुख्यमंत्री बने हैं एंड ही ट्राइज टू अकोमोडेट ईच एंड एवरीबॉडी, बट ही कैन नॉट मेक एवरीबॉडी मिनिस्टर, he cannot make everybody a chairman, he cannot make everybody as a CPS, that is his limitation। और उनकी लिमिटेशन ये संवैधानिक इस प्रकार की व्यवस्था है क्योंकि आप का कैबिनेट जो है 12-13 से ऊपर हो नहीं सकता, 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ है, तो उसमें मैक्सिमम जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बनाकर 14 आदमी बनते हैं, तो सभी लोगों को नहीं अकोमोडेट किया जा सकता। और ये व्यवस्था आज की नहीं है, 2003 से चली आ रही है। हमारा भी जो है, मैं 2003-7 में भी एमएलए था, 7 और 12 में भी एमएलए था, 12 से 17 में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ, 17 से 22 में अपोजिशन में था, 22 में अब दोबारा से चुन के आया हूँ। तो मेरी तो कोई इच्छा जिज्ञासा ना थी ना है, मुझे अध्यक्ष का पद दिया गया, मैं उसकी जिम्मेवारी, उनके दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। अब पार्टी का व्हिप इशू हुआ हो, अंदर आपके लोग हो नहीं, 34 लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के 25 हो, मुझे आप बताओ मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डिवीजन भी करा सकता था। जब वॉइस वोट में ही 34 आदमी मुझे अंदर नजर आ रहे हैं और 25 उनके नजर आ रहे हैं, 6 तो थे ही नहीं अंदर, ना 3 अंदर थे दूसरे, तो फिर मैं किस प्रकार से जो है, मैंने कौन सा जो है किस रूल का उल्लंघन किया है, मुझे ये बताएं जरा भारतीय जनता पार्टी के लोग। सर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब की तरफ से, सर माफ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट आपको कर रहा हूं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की तरफ से भी कहा गया कि जिन विधायकों को अयोग्य करार दिया गया वो मेरे भाई हैं और हम बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन बात बनती नहीं दिखाई दे रही क्योंकि जिस तरह से बयानों का आदान प्रदान हो रहा है, क्या अभी भी आपको लगता है कि जिन 6 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया उनकी वापसी का कोई रास्ता है? ऐसा है, राजनीति में तो क्या संभव नहीं है हर बात संभव है, लेकिन जो निर्णय हमने दिया है
वो जो राजनीति के अंदर जो मूल्य स्थापित होने चाहिए ये उनके ऊपर है। और मुझे हिंदुस्तान की विधानसभाओं के अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी सब जानते हैं जी। मुझे फोन आ रहे हैं, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी से संबंध है, कांग्रेस के तो 2 ही लोग हैं, कर्नाटक एक हम हैं जी। कह रहे हैं कि आपने एक ऐसा साक्ष्य जो है पैदा करने का प्रयास किया, एक ऐसा इतिहास पैदा करने का जो प्रयास किया है ताकि ये चुने हुए प्रतिनिधि किसी भी प्रकार का जो है मतलब किसी भी प्रकार से अपना दबाव ना डाल सके। मैं इतना सा कहूंगा सर, अगर ये विधायक अपनी दबाव गलती तो को हर तरह से होता है, मुझे ये नहीं बनाओगे तो मैं ये कर दूंगा जी। सर, अगर ये विधायक अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि आवेश में आकर या फिर किसी प्रलोभन में आकर उनकी तरफ से ये चूक हुई है, अगर वापसी अगर वो करना चाहते हैं तो क्या तरीका होगा? अभी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जी कि मैंने अपनी जजमेंट दी तो मैं उसको रिव्यू कर सकता हूँ जी। अभी जो प्रोविजन जजमेंट है वो जुडिशियल स्क्रूटनी में जाएगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसके ऊपर जो है अपनी विवेक का इस्तेमाल करते हुए कुछ बोल सकते हैं, पर कितना बोल सकते हैं मुझे भेज देंगे वापस ज्यादा से ज्यादा, और ये बोलेंगे कि दोबारा से इसका निर्णय कर दो। लेकिन प्रश्न तो इस बात का है कि मैंने ये जो उनका निष्कासन किया है जी, उसका उद्देश्य ये है, मैंने कोई निष्कासन ऐसे नहीं किया कि उन्होंने विप डिफाई किया है। मैंने जो सेक्शन लगाया है उसमें विप भी कवर होता है, इनडिसिप्लिन भी कवर होता है, और उन सब चीजों को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। रिकॉर्ड है हमारा विधानसभा का, कौन हाजिर था कौन नहीं हाजिर था अंदर, जब वोटिंग हुई अंदर तो 34 लोग कौन कौन थे, भारतीय जनता पार्टी के 25 लोग कौन कौन थे अंदर, वो अंदर साबित हो रहा है। विधानसभा की प्रोसीडिंग, उसको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दैट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। सर, लेकिन जिन 6 विधायकों को अयोग्य आपने करार दिया है, आपके फैसले के खिलाफ वो सर्वोच्च अदालत जाने की तैयारी में है। वो तो सुप्रीम, मैंने तो पहले बोला दिट इज सब्जेक्ट ऑफ जो है जुडिशियल स्क्रूटनी, उससे मुझे कोई डर नहीं है जी, क्योंकि मेरा अधिकार एज ए स्पीकर जो था, और देखो मैंने एक इतिहास पैदा किया है कि ये समरी ट्रायल है। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब ये नहीं है कि वकील साहब बोल रहे थे जैन इनके कि मुझे समय दो, मैंने रिप्लाई फाइल करना है, मैंने एविडेंस लीड करनी है। मैंने कहा कोई ये ट्रायल हो रहा है, ये कोई सब जज की अदालत है, ये कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत है, क्या प्रूव करना है? जो सीएलपी की मीटिंग में इन्होंने दस्तखत किए वो हमारे पास हैं अंदर, और दूसरा विधानसभा के अंदर आकर रजिस्टर पर उन्होंने हाजिरी लगाई है। जब वो डिमांड और कट मोशन वोट के लिए डले तो अंदर नहीं थे, तो डिफाइंस तो हो गया, इनडिसिप्लिन तो हो गया अंदर। फाइनेंस बिल के ऊपर कानून ये बोलता है एंटी ये डिफेक्शन लॉ की हर पार्टी के विधायक को जिसको व्हिप जारी है उसको अंदर रहना है। अगर अंदर नहीं है वो, दे आर एब्सेंट इन द हाउस। 34 लोग थे और 25 थे, तो मुझे ये बताओ कि मेजोरिटी किसके साथ थी, और मैंने कौन सा ऐसा काम गलत किया जो कानून के दायरे में आता है। सर, आप हिमाचल प्रदेश की सियासत में खासतौर पर कांग्रेस की अंतर्कलह सिर्फ मुख्यमंत्री पद को लेकर है, इसीलिए इतना बखेड़ा खड़ा हुआ? ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री बेचारे यंग हैं और पहली बार उन्हें सीधा डायरेक्ट मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिल रहा जी। लोगों की किसकी इच्छा नहीं है मुख्यमंत्री बनने की, और कुछ लोग तो ऐसे हैं अभी मंत्री भी हैं और उनकी परफॉर्मेंस एज ए मिनिस्टर इज ए सो पुअर, आई शुड नॉट कमेंट ऑन दैट। आई नो दैट ऑल दोज मिनिस्टर्स आल्सो, and the sum of the minister, if everybody wants to be a chief minister, how it is possible in a setup? लेकिन आपको लग रहा है कि सर विधायक दल के नेता होने के नाते वो अपने विधायकों को अगर सहेज कर नहीं रख पाए तो कहीं ना कहीं कमी उनकी भी रह गई, चूक हुई? मैं कोई यहाँ जो है किसी की वकालत करने के लिए नहीं हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री, लेकिन मुझे जो लगता है सिस्टम के अंदर मैं उसके ऊपर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा हूँ। हम सब लोगों को, चुने हुए लोगों को, 68 लोगों को जिसमें मेजोरिटी की सरकार है, उनको चाहिए, जो मेजोरिटी की सरकार है और जो लोग जो प्रतिपक्ष में, उनको चाहिए कि सरकार को काम करना देना चाहिए। 1 साल के अंदर थोड़ी सब कुछ हो सकता है। आपको 5 वर्ष का कार्यकाल मिलता है। 5 वर्ष में जब 2027 आएगा या 2027 का बजट सत्र होगा, आप पूछना कि आपने 4 वर्षों में क्या किया। 1 साल में जो किया है वो लोगों के सामने है, हिमाचल प्रदेश की जनता उसको डिसाइड करेगी।
तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुमको तो साल भर पहले लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, और तुमने लोगों ने वो काम क्यों नहीं किए जो तुम आज इस सरकार से जो है मैंने अंदर भी बोलता हूं मैं इनको, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, भाई तुमने क्यों नहीं ये समाधान कर दिया? ये सारे मसले तो तुम्हारे समय से भी हैं, तो तुम समाधान कर देते। सरकारें तो यहाँ बदलती रही हर 5 वर्ष के बाद। भारतीय जनता पार्टी अगर आज प्रदेश के अंदर खजाना अगर खाली है, रिसोर्सेज कम है, अगर लोन जो है बहुत ज्यादा है, आप देनदारियां हैं, तो जिम्मेवार तो दोनों पार्टियां बराबर की हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बराबर की है, कांग्रेस पार्टी भी उतनी ही जिम्मेवार है। 5 वर्षों के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। अब इस सरकार का सत्ता परिवर्तन होने के बाद वर्तमान मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में जो है एक अपना रिकॉर्ड बनाया है, देश भर में रिकॉर्ड बनाया। अब काम करने दो, सरकार चुनी हुई सरकार को आप गिराने का प्रयास करोगे। हमारे अपने ही चुने हुए विधायक जो है इमोरल अनएथिकल एक्टिविटीज के माध्यम से जो है सरकार की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे कि ना इसकी संविधान इजाजत देता है, और जब तक हम अध्यक्ष के पद पर हैं तब हम भी नहीं। का काम क्या संगठन की जो प्रमुख हैं प्रतिभा सिंह, उनकी तरफ से किया जा रहा है? उनके इशारे पर यह सारा हुआ? अब आप मैं संगठन की तरफ क्यों ले रहे? मैं तो चुने हुए विधायकों की संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैं तो यहाँ से स्पीकर हूं, और चुने हुए जो हमारे माननीय विधायक हैं उनके आचरण को देखता हूं, और सभी जो अंदर जो मैं चैतन्य शर्मा है, इज अ यंगेस्ट पर्सन, अभी इलेक्ट होके आए हैं 27 वर्ष की आयु में, और 27 वर्ष की आयु में आया। मुझे तो कभी भी जो है ऐसा महसूस नहीं हो कि मुझे आते ही मंत्री बनना है या चेयरमैन बनना है। बिल्कुल सर, मैंने तो कहा है अगर मुझे कोई आपका लंबा राजनीतिक सफर रहा है, और आपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी बाखूबी किया है अब तक, और जो आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि पद की चाहत नहीं होनी चाहिए, राजनीति जन सेवा है। लेकिन क्या सर आपको लग रहा है कि आज के जो जन नेता हैं वो राजनीति को जन सेवा कम अपनी सेवा ज्यादा समझने लगे हैं? अब मैं आपने बोल दिया, मैंने इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आई एम शॉक्ड, आई एम हर्ट। मैं ये चैतन्य शर्मा को मैंने इतना प्रमोट किया अंदर असेंबली के अंदर। अभी ये जो एनएलसी हुई, नेशनल लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस हुई, एमआईटी ने, वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम किया, हमने इनको वहां स्पॉन्सर किया, और वहां से इनको जो है वहां जो प्रोग्राम हुआ, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज परफॉर्मेंस, बट आई एम शॉक्ड कि व्हाट ही हैज डन। मैं इंद्रदत्त लखनपाल हूँ, I respect him like anything. He's an organization person. Sudhir Sharma is just like a younger brother to me. Ravinder Rana is just like a younger brother to me. I know each and everybody's, their capacities also. I'm shocked the manner in which they have conducted themselves. अपनी सरकार के मंत्री अगर अपनी सरकार पर सवाल खड़े करने लगे तो फिर सरकार पर प्रश्न चिन्ह तो खड़े होंगे ना। विक्रमादित्य सिंह हो या फिर प्रतिभा सिंह जी हो, संगठन की जो प्रमुख हैं, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि सरकार संगठन में तालमेल नाम की कोई चीज पिछले 1 वर्ष में देखने को नहीं मिली, और जनता से जो वादे किए गए थे वो वादे धरातल पर नहीं उतर पाए। यस जी, मैं इन सब बातों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं यहाँ जो है राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। सर आपको लगता है कि दल बदल कानून में चले? ठीक है, मैं समझता हूं कि आपकी गरिमा है, आप जिस संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप राजनीतिक सवाल जवाब से बचना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि दल बदल कानून में कुछ और परिवर्तन किए जाने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की स्थितियां निर्मित ना हो कि जिनको जनता चुनकर भेजती है वो अपने तुच्छ लाभ की खातिर कभी भी पलटी मार जाते हैं? बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखो, ये जो कानून 1984 का, ये काफी एवॉल्व हुआ। सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं, जजमेंट्स हैं, उसमें इस कानून की अहमियता बढ़ी है। और कई जगह जो है सुप्रीम कोर्ट ने कई स्पीकर, जैसे हमारे राहुल नावलकर जी वहाँ महाराष्ट्र के स्पीकर हैं, जब उन्होंने एंटी डिफेक्शन की लॉ की उस पिटीशन को जब उन्होंने देरी की, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जल्दी से, और टाइम लिमिट फिक्स की, उन्होंने जो है उसको डिसाइड कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट जो है कि स्पीकर के ऊपर डंडा तो नहीं मार सकती, लेकिन इतना सा कैसे, हमने तो इसको समरली किया, जल्दी से किया, और एंटी डिफेक्शन लॉ की जो इंटेंशन है उसको बरकरार रखने के लिए किया। आई होप द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल अप्रिशिएट माय एफर्ट्स इन द जजमेंट।
यानी जो जो गवर्नर्स की भूमिका पर आजकल सवाल खड़े करने की प्रथा चल चुकी है स्पीकर को लेकर, जैसे राहुल नार्वेकर साहब का आप ही ने जिक्र कर दिया कि फौरन कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, क्या ये सर संभव है कि नियम कायदों को दरकिनार करके संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति अपना मनचाहा कोई निर्णय ऐसा दे सकता है? मनचाहा, हम कानूनों के परिधि में हैं, संविधान की परिधि में हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ में स्पीकर इज एम्पावर्ड टू डिसाइड द थिंग्स एंड समरली ही इज टू डिसाइड। जब उनको लगे कि एंटी डिफेक्शन की जो प्रोविजंस है, इंटेंशंस है, डाइल्यूट हो रही है, तो रातों रात भी फैसला होना चाहिए। 3 दिन तो हमने फिर भी दिए, दोनों वकीलों को पूरी तरह से एग्जॉस्टिवली सुना, 4 घंटे तक लगातार हियरिंग मैंने की, जब तक उनके पॉइंट्स, उन्होंने कहा हमको रिकॉर्ड चाहिए, ये चाहिए, मैं ले लो सारा रिकॉर्ड, विधानसभा का रिकॉर्ड आप सारा देख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत है नहीं है। फाइनेंस बिल के ऊपर वोटिंग होनी है, वोटिंग के समय कौन अंदर था, रजिस्टर पर किसने हाजिरी लगाई हुई है, मीटिंग जो पार्टी की हुई उसमें किसने हाजिरी लगाई, वो सारा रिकॉर्ड जो था वो पिटीशन के साथ लगा हुआ। इसके अलावा क्या एविडेंस चाहिए, व्हाट एविडेंस दे रिक्वायर, क्योंकि दे वर प्रेजेंट इन द विधानसभा। मतलब फिर ये निकाला जाए कि जिसके पक्ष में फैसला नहीं होता, यानी कि जो विपक्ष होता है, अगर राज्यपाल की तरफ से या फिर स्पीकर की तरफ से कोई इस तरह के निर्णय होते हैं, वो सिर्फ सियासी बयानबाजी होती है कटघरे में कि विपक्ष के नाते सवाल खड़ा करना है, इतना ही मकसद होता है। और क्या ही मकसद है, ये उनका ये मकसद था कि भाई जो है सरकार को किसी न किसी तरीके से षड्यंत्र से गिरा दो। वो षड्यंत्र जो है वो चला नहीं है। अब 6 में तो जो है इस प्रकार का आचरण करते हुए सरकार माइनॉरिटी में नहीं आई जी। माइनॉरिटी में 34 और हिमाचल प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, जैसे क्रॉस वोटिंग हुई है, हालांकि एक राज्यसभा सीट को लेकर चुनाव था, वहां पर जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई उस पर कहा गया कि ये तो भाई लोकतंत्र की हत्या हो गई। यही स्थिति तो सर कर्नाटक में भी हुई। कर्नाटक में बीजेपी विधायक की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई, वहां कहा गया कि ये तो लोकतंत्र की जीत हो गई। तो ये लोकतंत्र की जीत और हार का जो अंतर बताया जाता है, या आपको लगता है कि जनता को गुमराह करते हैं? ऐसा है। मैंने तो अब राज्यसभा का जो इशू है इसके ऊपर भी इतनी सी डेलिब्रेशन दी है कि ये ठीक है कि इस पर व्हिप नहीं लगता, ये भी ठीक है कि आप बोर्ड दिखा के डालोगे जी, लेकिन आपकी पार्टी का स्थापित कैंडिडेट है और आप चुने हुए प्रतिनिधि 80,000 जनता के, आपने वहां शपथ खाई है। जब आपका एज ए कैंडिडेचर डिसाइड हुआ, एज ए कांग्रेस नॉमिनी डिसाइड हुआ, वहां शपथ खाई, विधानसभा में आपने शपथ खाई। ये ठीक है कि आपको फिर भी जो है कानून ने इजाजत दे दी कि आप अपना वोट जहां मर्जी डाल सकते हो, डाल दो, लेकिन आप अपने अंदर भी आत्मनिरीक्षण करो, आप कर क्या रहे हो। चले बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय भी रखी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार में जिस तरह संकट के बादल थे, वो संकट के बादल तो छटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदरूनी जो कलह है वो अब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हालांकि आपकी भूमिका पर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे, हमने इसीलिए आपको आमंत्रित किया कि आप भी अपनी बात रख सकें, ताकि किन नियमों के तहत इन विधायकों को अयोग्य करार दिया गया है, और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है और सरकार को कोई खतरा नहीं है। बहुत शुक्रिया कुलदीप पठानिया जी, आप हमारे साथ जुड़े।